नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल के बारे में। पिछले 3 क्लास हमारे हो चुके हैं, यानी आज से पहले हम लोग 3 क्लास यूपी स्पेशल का पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा क्लास और चौथा क्लास हमारा होगा। इसके पहले हम लोग 3 क्लास में, शायद तीसरे क्लास में लास्ट में हम लोग एक्सप्रेसवे के बारे में डिस्कस कर चुके थे, यानी एक्सप्रेसवे को पढ़ चुके थे, उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेसवे हमारे हैं। और आज हमारा चौथा क्लास है और आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार, यानी हमारा टॉपिक है पश्चिमी बिहार। इसके आगे भी कुछ टॉपिक हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और हमारे हैं अगले टॉपिक में उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी बिहार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला पश्चिमी बिहार है वो जिसे विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार, ये है आपका महोबा में है। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पे है, तो यह आपका महोबा में है और महोबा आपका उत्तर प्रदेश में है। अगर पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार की बात करें तो जो आपका पार्वती अर्गा वन्य पक्षी वन्यजीव विहार है वो आपका पड़ता है गोंडा में। अगला हमारा सूर सरोवर, यानी जो आपका सुर सरोवर पक्षी है बिहार, वो कहाँ पर है, तो यह आपका है आगरा और इटावा में। यानी आगरा और इटावा में 2 स्थानों पर पड़ता है आपका सुर सरोवर वन्यजीव पक्षी बिहार। अगर हम समान पक्षी वन्यजीव बिहार की बात करें तो यह आपका है मैनपुरी में। वहीं अगर बखिरा वन्यजीव पक्षी बिहार की बात करें तो यह आपका पड़ता है संत कबीर नगर में। यानी संत कबीर नगर में आपका बखिरा वन्यजीव पक्षी बिहार है। और यहाँ पर जो संत कबीर नगर है यह आपका संबंधित है संत जो आपके कबीरदास थे उनसे संबंधित है। आगे है शेखा झील। शेखा झील एक पक्षी बिहार है और ये है आपका अलीगढ़ में, यानी अलीगढ़ में आपका शेखा झील पक्षी बिहार है। आगे बात करें कि जयप्रकाश नारायण, या इसी को कहते हैं सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव बिहार, और यह आपका है बलिया में। यानी पूछा जाएगा कि बलिया में कौन सा पक्षी बिहार है, तो यहाँ पर है आपका जयप्रकाश नारायण वन्यजीव बिहार। आगे बात करें हम चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि एक पक्षी बिहार है, यह आपका नवाबगंज में है। नवाबगंज जिसे पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है। और यह है कहाँ पे, यह है आपका उन्नाव में। यानी चंद्रशेखर आज़ाद, या जिसे नवाबगंज पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है, यह आपका उन्नाव में पड़ता है। आगे देखते हैं अगला हमारा समसपुर पक्षी बिहार। तो समसपुर पक्षी बिहार जो है ये हमारा पड़ता है आपका रायबरेली में। यानी रायबरेली में है समसपुर पक्षी वन्यजीव बिहार। पटना पक्षी वन्यजीव बिहार की बात करें तो नाम से तो देखेंगे तो पटना, लेकिन पटना ये बिहार वाला नहीं है, यह पक्षी बिहार है और यह आपका है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। तो जो पटना वन्यजीव पक्षी बिहार है यह आपका एटा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करें लाख बहोसी पक्षी बिहार की, तो जो लाख बहोसी पक्षी बिहार है आपका वह पड़ता है आपका कन्नौज में। यानी कन्नौज में है आपका लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव बिहार। आगे है सांडी पक्षी वन्यजीव बिहार। तो सांडी पक्षी वन्यजीव बिहार जो है यह आपका पड़ता है हरदोई में। आगे बात करें ओखला वन्यजीव बिहार है, जो कि ये पक्षी बिहार है और यह पड़ता है आपका कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका ओखला वन्यजीव बिहार गौतम बुद्ध नगर में। आगे है भीमराव अम्बेडकर पक्षी बिहार की बात करें तो यह आपका है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। तो जो भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव बिहार है यह आपका पड़ता है प्रतापगढ़ में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन की, कि उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन जो है वहाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाएगी वह चलाएगी 1859 में। यानी 1859 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चलाएगी, जो कि चला इलाहाबाद में। और इलाहाबाद की बात करें तो अब प्रयागराज उसका नाम हो गया है, नया जो नाम है इलाहाबाद का वो हो गया है प्रयागराज। और जो रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 में, यह आपका इलाहाबाद से और कानपुर के बीच में चलाई गई थी। आगे बात करें अगर केंद्रीय रेल विद्युतीकरण की, तो केंद्रीय रेल जो विद्युतीकरण संगठन है इसका जो मुख्यालय है वो है आपका प्रयागराज में। यानी जो रेल का विद्युतीकरण हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं आपके रेलवे के, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन हैं जो कि आपका विद्युत से चल रहे हैं, उसका जो संगठन है उसके कार्यभार को संभालने का, देखने का, तो उसका जो मुख्यालय है वो आपका प्रयागराज में है। आगे बात करें
उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग की, तो उत्तर प्रदेश के जो रेल प्रभाग हैं यानी जो रेल के डिवीज़न हैं वो उत्तर प्रदेश में आपके हैं टोटल 9, यानी उत्तर प्रदेश में 9 रेल डिवीज़न हैं। आगे बात करें, राष्ट्र की पहली जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड की बात करें तो यह आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि मुगल सराय में है। जो मुगल सराय जंक्शन है वहाँ पर क्या है कि सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है और इस रेलवे जंक्शन का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। आगे देखते हैं, अगला है कि रेलवे के जो सवारी डिब्बे हैं जिस पर पैसेंजर को लेके जाया जाता है, तो पैसेंजर जो डिब्बे हैं उसका जो निर्माण होता है, निर्माण करने का जो कारखाना बनाया गया है वो है लालगंज में, और लालगंज आपका पड़ता है रायबरेली में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है उत्तर प्रदेश का, कितना है 9100 किलोमीटर लंबा है, यानी 9100 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में जो रेल मार्ग है उसकी लंबाई है, जो कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे भारत के रेल नेटवर्क का 14% केवल उत्तर प्रदेश में है। यानी सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश में है और पूरे देश का 14% रेलवे लाइन जो है वो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जल परिवहन के बारे में हम पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में जल परिवहन जो है किस प्रकार का है। तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है उत्तर प्रदेश में, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 संख्या जिसे कहा जाता है, यानी इसे कहते हैं यानी वाटर हाईवे के नाम से जिसे जाना जाता है, यानी वाटर हाईवे के नाम से जाना जाता है। वाटर हाईवे 1 जो है यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह आपका प्रयागराज से हल्दिया तक है, और हल्दिया आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और यह गंगा नदी पर बनाया गया है। इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इसकी टोटल लंबाई है 1620 किलोमीटर, जो कि गंगा नदी से होकर गुजरता है। अभी हमने बताया कि प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है, और हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और 1620 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और यह गंगा नदी पर बनाया गया है। आगे बात करें वायु परिवहन की, तो उत्तर प्रदेश में जो वायु परिवहन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय सेना का जो एयरपोर्ट बनाया गया है उत्तर प्रदेश में वो बनाया गया है झांसी एयरपोर्ट को। आगे बात करें कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है, यानी नागरिक उड्डयन यानी जो हवाई जहाज़ को उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो जो केंद्र बनाया गया है प्रशिक्षण का वो है आपका बमरौली, जो कि प्रयागराज में है। आगे बात करें कि भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट यानी वायुसेना का एयरपोर्ट जो है वो है बक्सी का तालाब, और बक्सी का जो तालाब है वो पड़ता है आपका लखनऊ में। आगे बात करें, आगे है पैराट्रापर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है आपका वो है आपका आगरा में, यानी कि जो ट्रेनिंग दिया जाता है वायुसेना का उसका स्कूल भी आपका आगरा में है, यानी बच्चों को एयरपोर्ट के बारे में यानी एयर डिफेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। आगे है कि सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा, यह है आपका गोरखपुर में, यानी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का। आगे बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब भारत में 2 प्रकार के हवाई अड्डे हैं, एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल के, यानी जहां से हम अपने देश से यानी भारत से दूसरे देशों की यात्राएं करते हैं, और एक होते हैं हमारे मतलब अंतर्देशीय हवाई अड्डे जिससे हम मतलब अपने देश में केवल यात्राएं कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, जहां से मतलब भारत के अलावा और देशों की यात्रा हम कर सकते हैं। तो इसमें है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और यह पड़ता है आपका लखनऊ में। हम पढ़ेंगे केवल उत्तर प्रदेश के, तो जो अमौसी है यह है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है आपका बापतपुर हवाई अड्डा, और यह पड़ता है आपका वाराणसी में, यानी जो आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह आपका वाराणसी में है, यानी बनारस में है। आगे है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह पड़ता है आपका कुशीनगर में ही है। आगे है नोएडा इंटरनेशनल या ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जो कि अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, अभी बनाया जा रहा है, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और यह है आपका गौतम बुद्ध नगर में। अगला है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इसको तो नाम से ही सब लोग परिचित हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये भी अभी निर्माणाधीन है। पहले मतलब एक छोटा हवाई अड्डा था, अब यह अंतर्राष्ट्रीय बन रहा है। तो ये अभी बन रहा है, कहाँ पे है, ये फैजाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन करके, यानी जो पुराना छोटा हवाई अड्डा था उसको बना के अब इसको बड़ा करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और ये अयोध्या में पड़ता है आपका। अब हम पढ़ेंगे आपका जो उत्तर प्रदेश के हमारे प्रमुख हवाई अड्डे हैं, जिससे हम केवल मतलब
अपने देश में ही यात्राएं कर सकते हैं, हवाई यात्रा का लाभ उठा सकते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो इसमें है आपका पहला बमरौली है, बमरौली हवाई अड्डा है जो कि प्रयागराज में है। अगला है चकेरी हवाई अड्डा, और चकेरी हवाई अड्डा आपका पड़ता है कानपुर में। अगला है आपका खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में है, यानी आगरा में आपका पड़ता है खेरिया हवाई अड्डा, जिससे हम अपने देश के अंदर यात्राएं कर सकते हैं। अगला है आपका बरसावा हवाई अड्डा, और जो बरसावा हवाई अड्डा है आपका, यह पड़ता है आपका सहारनपुर में। आगे बात करें, अगला है आपका हिंडन हवाई अड्डा, और हिंडन हवाई अड्डा जो है आपका, यह पड़ता है आपका गाज़ियाबाद में, यानी गाज़ियाबाद में आपका हिंडन हवाई अड्डा है। अयोध्या एयरपोर्ट की बात करें तो यह है आपका अयोध्या में, अब इसी के स्थान पर बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला है आपका ललितपुर हवाई अड्डा, और ललितपुर हवाई अड्डा आपका पड़ता है ललितपुर में। आगे बात करें झांसी हवाई अड्डे की, तो जो झांसी हवाई अड्डा है वो आपका झांसी में ही है। आगे है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, तो नाम से ही परिचित है महायोगी गोरखनाथ, तो यह जो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा है यह पड़ता है आपका गोरखपुर में। अगर बात करें आईआईटी कानपुर हवाई अड्डे की, तो जो आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा है यह है आपका कानपुर में, और यह है कल्याणपुर हवाई अड्डा, इसके नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो आगे है आपका बरेली हवाई अड्डा, जो कि नाम से ही परिचित है। बरेली हवाई अड्डा कहाँ पे होगा? बरेली में ही है। आगे हम बात करते हैं कुछ कृषि के बारे में, जो कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या कभी कभी सेंट्रल एग्ज़ाम में भी पूछ ले जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कृषि से संबंधित उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य जो हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जलवायु प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगर बात करें चकबंदी की, तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी है वो शुरू हुई थी 1954 में, यानी चकबंदी योजना जो है उत्तर प्रदेश में आई वो 1954 में। किसान मित्र योजना की बात करें तो किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया 18 जून 2001 में। अगर कृषि संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य थोड़ा और हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है, तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई वर्ष 2009 में, यानी ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना यानी जो ज़िले के जो भी कार्य होंगे उनको हम ऑनलाइन तरीके से ज़्यादा मात्रा में कर सकेंगे, तो वो शुरू हुआ 2009 में। किसान रथ योजना की शुरुआत हुई 10 और 11 में, यानी सन 2010 और 11 में किसान रथ योजना की शुरुआत हुई। आगे बात करें ऊर्जा शहर योजना, तो ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत हुई 2008 में। आगे बात करते हैं किसान बही योजना की, तो किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई 1992 में। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं सबसे पुरानी नहर की बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो नहर है वह कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना नहर है वो है आपका पूर्वी यमुना नहर, जो कि 1830 ईस्वी में बनाई गई थी, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नहर है। सबसे बड़ी नहर की बात करें तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। अगर राज्य दुग्ध परिषद की बात करें कि राज्य में जो दुग्ध परिषद यानी दूध के लिए जो योजना बनाई गई वो बनाई गई, परिषद का गठन किया गया 1976 में। आगे बात करते हैं गोकुल पुरस्कार योजना, तो जो गोकुल पुरस्कार योजना है आपकी वो संबंधित आपका दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है गोकुल पुरस्कार योजना। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगर प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता की बात करें कि प्रति व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम दूध की उपलब्धता है, यानी एक व्यक्ति के ऊपर कितने दूध दिया जा सकता है, तो ये है 371 ग्राम प्रतिदिन, यानी उत्तर प्रदेश में इतना दूध का उत्पादन होता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को दूध को बांट दिया जाए तो 371 ग्राम एक व्यक्ति को दूध मिलेगा एक दिन में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन जो हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन से सामान कहाँ से निर्यात किए जाते हैं। आयात और निर्यात दो चीज़ें होती हैं। आयात मतलब होता है कि बाहर से किसी चीज़ को अपने यहाँ मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है कि अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को किसी दूसरे स्थान पर भेजना, यानी दूसरे स्थान पर दूसरे देश में भेजने को निर्यात कहा जाता है। तो देखेंगे हम निर्यात के बारे में। अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर आम के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, यानी सहारनपुर से आम का निर्यात होता है, आम को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ भी आम के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अगर आगरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आगरा शहर है वो आलू के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, यानी आगरा से आपका आलू को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, यानी दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर सिंचाई की बात करें
कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस प्रकार होती है, कितने कितने % कहाँ पर किस चीज़ से सिंचाई होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो नलकूप से सिंचाई होती है वो होती है 74.9%, यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूप के द्वारा होती है। अगर नहरों से सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 15.2% सिंचाई नहर के द्वारा होती है। अगर कुआं से सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8.7% जो है सिंचाई खेतों की वो होती है कुएं से। आगे बात करें तालाब और झील से जो सिंचाई हो रही है उत्तर प्रदेश में वो हो रही है 0.5%, यानी आधा % के लगभग सिंचाई तालाब और झील से हो रही वर्तमान में। क्योंकि तालाब और झील कम हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पे तालाबों की खुदाई हो रही है, सरकार के द्वारा उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो तालाब और झील से जो सिंचाई हो रही है वो 0.5% हो रही है। अगर इसके अलावा अन्य स्रोतों की बात करें तो 0.7% जो सिंचाई है वो अन्य स्रोत से हो रही है इसके अलावा। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला फैक्ट है जैसे कि मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पे, हरदोई में। यह उत्तर प्रदेश का डाटा है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन जो है वो होता है आपका हरदोई में। सबसे ज़्यादा जौ के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जौ जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में वो होता है आपका एटा ज़िला में। अगर बाजरा की बात करें तो बाजरे का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका मैनपुरी में, यानी उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी ज़िला है वहाँ पर बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन है वो होता है आपका हरदोई में, यानी उत्तर प्रदेश का जो हरदोई ज़िला है, हरदोई स्थान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अगर चावल के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है वो होता है आपका शाहजहाँपुर में, यानी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। अगर सबसे ज़्यादा अमरूद के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अमरूद का उत्पादन होता है वो होता है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। सबसे ज़्यादा आम उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है लखनऊ में, और लखनऊ से निर्यात भी सबसे ज़्यादा आम का किया जाता है। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करें अगर पान का पत्ता होता है तो पान का जो पत्ता है, यानी जो लोग पान खाते हैं, तो पान का प्रयोग और उसके प्रशिक्षण का जो केंद्र बनाया गया है वो है आपका महोबा में, और महोबा का पान जो है वो प्रसिद्ध भी है। तो महोबा में है पान के प्रशिक्षण का केंद्र। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंवला उत्पादक जिला की, तो जो प्रतापगढ़ आपका ज़िला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन होता है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के अगर प्रमुख लीची उत्पादक ज़िले की बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो यह है आपका सहारनपुर और मेरठ, यानी सहारनपुर और मेरठ जो है इन दो स्थानों पर सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अमरूद के उत्पादन में मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, ये सब ज़िले सबसे ज़्यादा हैं। अभी हमने पढ़ाया आपको कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन प्रयागराज में होता है, उसके अलावा कौशाम्बी में भी कुछ ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री की, जो अफीम है एक नशीला पदार्थ है, तो अफीम की जो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में वो पड़ती है आपकी गाजीपुर में, और गाजीपुर बिहार के साइड में पड़ता है और यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो अफीम की फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में है, तो एकमात्र फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में और वो भी आपका गाजीपुर में है। आगे बात करें अगर प्रदेश में पुष्प इत्र, यानी फूलों से जो इत्र सुगंधित वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो इत्र बनाया जाता है जो कि तमाम जगहों पर काम आता है, तो यह है आपका कन्नौज में, और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पुष्प से इत्र बनाने का काम है वो सबसे ज़्यादा होता है कन्नौज में। तो इस वीडियो में इतना ही टॉपिक हम कवर करेंगे, और अब अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, जो कि आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब 1000 ईस्वी के आसपास तक, 1000 साल पहले तक का इतिहास हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का, और वहाँ से पढ़ते हुए हम धीरे धीरे आधुनिक भारत तक आएंगे, यानी कि जो वर्तमान समय है यहाँ तक पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।